चौरासी का पिट्स इंडिया एक्ट में जो है सबसे पहली बात हमको ये याद रखना है 1784 का, ये किसके नाम पे पड़ा था? विलियम पिट के नाम पे पड़ा था। ठीक है, विलियम पिट के नाम पे पड़ा था। दूसरी बात कि अब जो है व्यापार के साथ साथ अब किस में प्रवेश कर गए ये लोग? राजनीति में भी प्रवेश कर गए। तो व्यापार के लिए क्या था? बीओडी था, और राजनीति के लिए क्या था? बीओसी था। यानी कि बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको हम संचालक या क्या बोलते हैं? निदेशक मंडल, संचालक या निदेशक मंडल यही बोलते हैं ना। और बीओसी को क्या कहते हैं हम लोग? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल। क्या बोलते हैं इसको? नियंत्रक मंडल। ठीक है, इसी को नियंत्रक मंडल के भी नाम से जाना जाता है। यानी कि राजनीतिक कार्य को जो है नियंत्रक मंडल बीओसी डील करेगा, और व्यापार को बीओडी को किसको कौन है? संचालक निदेशक मंडल। संचालक बोलिए या निदेशक बोलिए, दोनों एक ही होता है, संचालक या निदेशक मंडल। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद से जो है अगला आता है आपका 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में पहला चीज़ हमें यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले भारतीयों के लिए शिक्षा पर जो है कितना रुपया खर्च किया गया? हाँ, 1 लाख रुपया जो है शिक्षा पर जो है खर्च किया गया था। 1 लाख रुपया। ठीक है, हाँ, वार्षिक 1 लाख रुपया। उसके बाद से चीन और चाय को छोड़कर जो है बीओडी और बीओसी को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। बीओडी और बीओसी को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। किसको छोड़कर? चाय और चीन। तो चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर जो है इन दोनों को क्या कर दिया गया? यहाँ से समाप्त कर दिया गया, यहाँ से ख़त्म कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया? समाप्त। एकाधिकार यानी कि जो एक केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का ये अधिकार केवल था यहाँ पे, उसको भी इन्होंने क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। और ये कहा था कि अब जो है कोई भी यूरोपीय भारत में आएंगे और आने के बाद से अपना व्यापार कर सकते हैं, चाहे राजनीति करे। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे जो है अब व्यापार करने की अनुमति अब यूरोपीय वालों को भी मिल गया था। अब यूरोपीय का व्यापार किया। वहीं पे बात करें तो ईसाई मशीनरियों, यानी कि जो ईसाई लोग थे इनको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इनको भी अनुमति क्या कर दी गई थी? दे दी गई थी। किसके तहत? 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, यानी कि धर्म प्रचार आप कर सकते हैं। यहाँ पे 1813 का हो गया। उसके बाद से बात करेंगे आगे हम जो है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। और इस 1833 के चार्टर एक्ट में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बनता है कि आपका जो है यहाँ पे गवर्नर जनरल को जो है भारत का क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल। यानी कि ये तो बंगाल का था ना, बंगाल का था, अब इसको क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे बताइए? भारत के गवर्नर आर्य वारेन हेस्टिंग के बाद से किसका नाम आता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आता है। यानी कि इस बार भारत का जो गवर्नर जनरल बना था वो कौन बना था? हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक जो है यहाँ पे भारत का क्या बन जाता है? गवर्नर जनरल बन जाता है। यानी कि जीजी को क्या कर दिया गया? जीजी माने गवर्नर जनरल को बीजीजी भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। क्या बोल रही है मग? ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरा जो है यहाँ से खत्म हो गया था। व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, हालांकि समाप्त तो आपका 1813 में भी हो गया था। 1813 में ही ना खत्म हो गया था पूरा। हाँ, अब 1833 का जो अगला है विधि आयोग की स्थापना। पता नहीं लिखे कि नहीं आप लोग? शायद विधि आयोग किसकी स्थापना? विधि आयोग लिखे है ना? हाँ, तो विधि आयोग की स्थापना किसके अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो है लॉर्ड मैकाले, इस मैकाले के अध्यक्षता में जो है विधि आयोग का क्या होता है? गठन होता है। विधि आयोग का गठन होता है। लेकिन एक चीज आपने नहीं लिखा होगा, वो है आपका दास प्रथा। शायद ये नहीं लिखा होगा, दास प्रथा। दास प्रथा का उन्मूलन कोई बताएगा? उन्मूलन का मतलब क्या होता है? उन्मूलन का मतलब होता है पूरा एकदम क्या कर देना, उसको खत्म कर देना वहाँ से। तो इसका मतलब है कि सर दास प्रथा का उन्मूलन जो देखने को मिला 1833 के चार्टर एक्ट के तहत देखने को मिला था। तो ठीक है, एक नोट पॉइंट करके कहीं लिख लीजिएगा, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा दास प्रथा
का उन्मूलन किया गया। उन्मूलन का मतलब एकदम जड़ से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, दास प्रथा कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये भी 1843 में। 1843 में दास प्रथा का जो उन्मूलन है 1843 में। किसके अध्यक्षता में, तो ये भी ध्यान रखना है किसकी अध्यक्षता में, तो उसका नाम आएगा एलिन बरो। ठीक है, एलिन बरो, हाँ बरो। ठीक है, चलिए हंसने वाली बात नहीं है। दास प्रथा बहुत ही खतरनाक प्रथा थी ना। इस दास प्रथा में क्या होता था बताएंगे कोई? दास प्रथा क्या होती है बताइए हमको। इस दास प्रथा का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाना और उसका उत्पीड़न करना। उत्पीड़न का मतलब समझ रहे हैं, प्रताड़ित करना उसे। प्रताड़ित मतलब भी नहीं पता है, उसको नीचा दिखाना, सताना, समझ रहे हैं ना। हाँ, वही आपका दास प्रथा कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ देखिए भारत में आज के समय में देखा जाए तो दास प्रथा का अंत है। हमारे यहाँ जो दास और दासियाँ भी होती है ना, अगर वो बुजुर्ग होते हैं तो उनका भी रिस्पेक्ट जो अपने यहाँ रखे रहते हैं वो भी करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ करते हैं, इसी को कहते हैं। अब ये नहीं कि हमारे यहाँ जो है आप दास ग्रुप में आए तो हमारी मर्जी जो मन करे आपके ऊपर कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए इसको खत्म। इसमें अकबर ने भी किया था, 1526 में अकबर ने भी किया था। ठीक है ना। तो चलिए इतना चीज़ें हो गया। ये 1833 का चार्टर एक्ट था। ठीक है, अब अगला आता है और अंतिम है कौन सा बोलिए? 1853। तो अब आता है 1853 का जो है अंतिम चार्टर एक्ट, यानी कि 1853 का जो चार्टर एक्ट था ये आपका अंतिम चार्टर एक्ट है, जिसको राजलेख भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? राजलेख भी कहते हैं। और सिविल सेवा, जिसको खुली प्रतियोगिता बोलते हैं, सिविल सेवा, सिविल सेवा। तो सिविल सेवा का प्रारंभ जो होता है, जिसको खुली प्रतियोगिता हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खुली प्रतियोगिता। खुली प्रतियोगिता कहाँ देखने को मिलती है? 1853 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, इसको अंतिम चार्टर एक्ट बोलते हैं और इस जिसे जो है राजलेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजलेख भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? राजलेख। लाली, यहाँ ध्यान दो। उसके बाद से जो है यहाँ पे अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या होता है? समाप्त हो जाता है। अब आता है आपका भारत शासन अधिनियम 1858। अब क्या आएगा? भारत शासन अधिनियम 1858। तो भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858 का आता है। ठीक है, अब इस 1858 के तहत जो है अब किसका राज चलेगा? महारानी विक्टोरिया का। किसका राज चलेगा? महारानी विक्टोरिया का चलेगा। अब इस महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो इलाहाबाद में घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया उसका नाम क्या था? हाँ, कैनिंग नहीं ना सुनाया था। और इसी 1858 के तहत जो है अब भारत के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया था? वायसराय कर दिया गया था। यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट आपका आता है कि जो गवर्नर जनरल था भारत का जो गवर्नर जनरल था, अब उसको क्या कर दिया? अब उसको वायसराय कर दिया। और किसको बनाया था वायसराय? कैनिंग को ही बनाया था, क्योंकि इन्होंने कैनिंग ने ही ना 1 नवंबर 1858 को जो है इलाहाबाद में उसकी घोषणा पत्र को पढ़कर क्या किया था? सुनाया था। कौन? कैनिंग। किसने जो है? कैनिंग ने। भारत की मल्लिका कौन है जी? किसके तहत लिखवाए थे? 1858 के तहत लिखाए थे ना। हाँ, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, अब ये बदल गया क्राउन में। किस में बदल गया? क्राउन में। राजलेख जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, महारानी का जो राज है उसी को बोलते हैं क्राउन। ठीक है, और यहीं पे जो है भारत परिषद का गठन किया गया। किसका? भारत परिषद का गठन किया गया। भारत परिषद का गठन किया गया था, जिसमें सचिव क्या आया था? भारत सचिव आया था। कितने सदस्य सहित? 15 सदस्य सहित। कितने?
15 सदस्य से जो है भारत सचिव आया था यहाँ पे। तो भारत सचिव पूछा जाता है कि पहले भारत सचिव कौन है आपके, तो क्या नाम आता है, स्टैनले, और अंतिम कौन है, विलियम हेयर। ऐसे ही याद रहेगा, हेयर से, विलियम हेयर अंतिम थे, अंतिम सचिव, ठीक है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये क्या हो गया, पूरा खत्म। लिखाए भी थे 1833 कि 1813, हाँ 1813 ही था, 33 था, हाँ 1833 में ये लिखवाए थे कि जो है BOD और BOC जो है 1858 तक चला था। BOC और BOD 1800 कहाँ तक चला था, 58 तक चला था। और इसके बाद से इसका क्या हो गया, समाप्ति हो गया, ये खत्म हो गया यहाँ भी, ठीक है। तो इसकी समाप्ति कहाँ हो गई है, BOD और BOC का, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। अब उसके बाद से आप लोगों को कई चीज़ें लिखा दिए थे, भारत के प्रथम गवर्नर, अंतिम वायसराय, प्रथम वायसराय, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है, स्वतंत्र भारत के जो है गवर्नर जनरल, ये सब पूरा लिखवा दिए थे। इसमें कहीं भी कोई कन्फ्यूज नहीं है ना, कन्फ्यूज मत होना, आराम से इसको पढ़ लेना, 2-3 बार फिर से याद हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। अब आता है 1861 का अधिनियम। अब कौन सा अधिनियम आएगा आपका, 1861 का अधिनियम आएगा। इस 1861 के अधिनियम में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी। विभागीय प्रणाली, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता है। तो कभी कभी इंग्लिश भी पूछ लेता है इसका कि पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी, तो 1861 में हुई थी। अरे विभागीय प्रणाली और मंत्रिमंडलीय की प्रणाली 2 भागों में बांटी थी ना, 2 भागों में बटा था कि नहीं, हाँ 2 भागों में बटा था यहाँ पे। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी जो है इनको दी गई थी। अध्यादेश याद आ रहा है, हाँ क्या होता है अध्यादेश का मतलब, तत्काल कानून बनाना। हाँ तत्काल क्या करना, कानून बनाना। कब, जब संसद न चल रही हो तब। और वो जो कानून बना है वो चाहे तो राष्ट्रपति कभी भी ले सकता है। किसके तहत अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, 123 किसके तहत, 123 के तहत। लग रहा है कि तुम लोग खाए हुए है, ये नहीं हो, खाए हुए नहीं हो, कहा थोड़ा बोला करो, अब पीछे क्लास थोड़े चल रहा है, ठीक है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्रदान की गई थी यहाँ पे, ठीक है ना। अध्यादेश पीछे समझ में आ रहा है ना, ऐसे करके नहीं बैठते हैं, तो सीधा बैठो, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। हाँ हमको दिख रहा है, मार के देखिए तोड़ देगा दागेगा नहीं, उस कहने का मतलब वो समझ गया होगा, तुम नहीं समझोगे अभी बता देंगे तो फिर हमारा ही मजाक उड़ जाएगा चलिए राणा जी यहाँ पे देखिए 1892 का अधिनियम अब आता है, किसका, 1892 का। तो इतना ही ध्यान रखना 1861 में हमको, ठीक है। जेम्स किसने जी, जेम्स विल्सन ने ही बजट प्रस्तुत किया था, जेम्स विल्सन ने बजट प्रस्तुत किया था, इसको भी ध्यान रखना है। अब आता है 1892 का अधिनियम, कौन सा, 1892 का। इस 1892 के अधिनियम के तहत जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, अप्रत्यक्ष मैंने समझ रहे हैं सीधा, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, दोनों जानते हैं। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, तो 1892 के भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। इतना याद रखना 1830 में, 1892 के तहत, ठीक है ना। उसके बाद से 1909 में जो है अब आता है 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट या मार्ले मिंटो अधिनियम, या इसको भारत शासन अधिनियम भी बोल सकते हैं या भारत सरकार अधिनियम भी बोल सकते हैं, यानी कि 1909 का। अब 1909 के अधिनियम के तहत जो है मार्ले भारत का सचिव, मिंटो वायसराय, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत इसी के तहत होती है कि मुस्लिमों के लिए केवल वोट मुस्लिम ही देगी। तो इसी बात पर मिंटो ने क्या कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा अभी विभीषण के भाई की तरह बोल रहे हो विभीषण का भाई कौन था, रावण था ठीक है, हाँ कुंभकर्ण भी था। तो 1909 में जो है पहला पॉइंट क्या रखना है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। सांप्रदायिक बहुत अच्छे से परिचित है इसके बारे में। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के साथ जो है मुस्लिमों के लिए वोट
देने का जो अधिकार है यहाँ पे दिया था, इसलिए मिंटो ने ये अपना कथन कह दिया था। और उसके साथ साथ गांधी जी भी ने कहा था, क्या कहा था? यह सर्वनाश करने वाला अधिनियम है। ठीक है सरकार, एक तो मैंने अधिनियम होता है ठीक है, तो ये जो है सर्वनाश करने वाला क्या है? अधिनियम है। ठीक, उसके बाद से इसी में जो है कार्यकारिणी शामिल प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। यानी कि सत्येंद्र नाथ सिन्हा का भी याद जो है, नाम इनका याद रखना है, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र नाथ सिन्हा प्रथम भारतीय शामिल थे, जो विधि आयोग के क्या थे? सदस्य, विधि सदस्य थे ना। हाँ, विधि आयोग के जो थे ये आपके सदस्य थे। ठीक है, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। उसके बाद से इसी में जो है सुनिए, 1919 के तहत जो है बजट पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया था। यानी कि बजट पर जो है पूरक प्रश्न आप क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। उसके बाद से गांधी जी ने तो बता ही दिया। अब आएगा 1919 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 19 का 19, कहीं छोड़ेंगे नहीं। 1919 का अधिनियम आता है, और 1919 का अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोलते हैं हम लोग, जिसमें मॉन्टेग्यू जो था भारत सचिव था, चेम्सफोर्ड जो था गवर्नर था। हाँ सॉरी, वायसराय था। हाँ बोलो, क्या कर रही हो? हाँ, 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी इसको कहते हैं हम लोग। भारत सरकार अधिनियम कहिए या चाहे भारत शासन अधिनियम बोलिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1919। और इसके तहत जो है भारत सचिव मॉन्टेग्यू था, वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रांत में द्वैध शासन। कहाँ पे जी? प्रांत में कौन सा शासन आपका? द्वैध शासन। तो प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत कहाँ से मिलती है? 1919 के अधिनियम से। किसके अधिनियम से? 1919 के अधिनियम से, जिसमें दो विषय थे। कितने विषय थे? दो। एक था आपका आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। आरक्षित में उनको शामिल किया गया था जिनसे आय या राजस्व क्या होता है? प्राप्त होता है। और हस्तांतरित में उन विषयों को रखा था जिस पर खर्च होता है। उसमें मंत्री लोग आते हैं। ठीक है, मंत्रियों को सौंप दिया गया था। ठीक है, और उत्तरदायी शासन शब्द यही से आया आपका, ध्यान रखिएगा। कौन सा? उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन भी जो है यही से 1919 के अधिनियम से जो है उत्तरदायी शासन की व्यवस्था यहीं से मिलती है आपकी। ठीक है, फिर उसके बाद से केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली आई थी। केंद्र में क्या आई थी? द्विसदनात्मक प्रणाली आई थी, जिसमें एक राज्य परिषद होता था और दूसरा केंद्रीय परिषद। तो राज्य परिषद में जो है कितने सदस्य थे? 60। कितने वर्ष कार्यकाल? 5। केंद्रीय परिषद में कितने थे? 145। कितना वर्ष था? 3 वर्ष था। ठीक है, उसके बाद से लोक सेवा आयोग का भी क्या हुआ? यहाँ पे गठन हुआ। यानी कि लोक सेवा आयोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीएससी। अब देखिए, ये पीएससी का यहीं पे गठन होता है। पीएससी का क्या होता है? गठन होता है। कब होता है? 1926 में। लिखा है 1926 में। कब होता है इसका गठन? 1926 में होता है। आज इसी को जो है ना, ध्यान रखिएगा, आज इसी को हम लोग यूपीएससी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? यूपीएससी के नाम से। तो पीएससी को जो है ना, पीएससी को जो है हम लोग यूपीएससी के नाम से आज जानते हैं। ठीक है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये कब से जानने लगे हम लोग? तो 1950 से। कब से? 1950 से इसका नाम अब चेंज हो गया, अब बन गया यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हर एक स्टेट का है, हर एक स्टेट का। ठीक है, एमपी पीएससी हो जाएगा, सीजी पीएससी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाएगा। बीपीएससी हो जाएगा। नाम सुना? बीपीएससी, सर जी लोग परीक्षा देने जाते हैं वहाँ पे। हाँ, तो बीपीएससी उसको भी बोला जाता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। समझ रहे हैं ना? हाँ, इसी को जो आईएएस पीसीएस होते हैं ना, उन्हीं को बोला जाता है। आईएएस का मतलब जो होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा होता है। ठीक है, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस होता है। उसी में अलग अलग विभाग जो है इनको बांट दिया जाता है। जो आईएएस की परीक्षा देते हैं ना, यूपीएससी का, तो यूपीएससी का जो परीक्षा देते हैं, तो यूपीएससी माने उत्तर प्रदेश, बीपीएससी माने बिहार वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इनका जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग है आपका, इसलिए इसका नाम चेंज कर दिया गया हमारे यूपी में 1950 से। इसका नाम अब क्या हो गया? यूपीएससी हो गया।
ठीक है। कब? 1950 से। और पीएससी का गठन कब हुआ था? 1926 में हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर रोस बारकर। कौन थे? सर रोस बारकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे, सर रोस बारकर। ठीक है। उसके बाद से महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार, हालांकि वोट देने का अधिकार तो इससे पहले भी था 1909 में, लेकिन महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। और उसी के तहत जो है कितने वर्ष था? 25 वर्ष। वोट देने का जो अधिकार था कितने वर्ष के लोग दे सकते हैं? 25 वर्ष को दे सकते हैं। अब तो संशोधन करके 18 वर्ष कर दिया गया है, लेकिन पहले कितना था? 25 वर्ष था। ठीक है। तो महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। अब ये अधिनियम जो है 1919 का अधिनियम था, लेकिन लागू कब हुआ? कभी पूछा जाता है। 1921 में लागू हुआ था। कितने में हुआ था? 1921 में जो है क्या हुआ? लागू हुआ। तो इसको भी नोट करके लिख लीजिएगा, नहीं लिखे है ना? 1919 का अधिनियम जो है लागू कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। ठीक है, लिख लीजिए कहीं पे। 1919 का अधिनियम 1921 में क्या हुआ? लागू हुआ। ठीक है, लिख लीजिए इसको, नहीं लिखे हैं तो कई को पॉइंट छूट गए आपके ना। यहाँ तो पूरा हम बात कर लिए थे, तुम लोगों को पूरा बताया था ना, अच्छे से लिखवा भी दिए हैं पूरा। हाँ ठीक, यहाँ तक तो पूरा कंफर्म है। 1919 का अधिनियम भी हमारा चल रहा है। अभी क्या हो रहा है? चल रहा है। लिखवा भी दिए थे कुछ पॉइंट वहाँ तक। ठीक है, अब देखिएगा, अब आता है आपका साइमन कमीशन। क्या आता है? साइमन कमीशन आता है। अब देखिए, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है साइमन कमीशन, इसके बारे में हमको बात करना है। अब ध्यान दीजिएगा केवल, ठीक है, अच्छे तरीके से। हाँ, यहीं पे आएगा लाला लाजपत राय। देखिएगा, ये है साइमन कमीशन। क्या है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन अच्छा ये बताइए, साइमन कमीशन जो है का निर्माण कब हुआ था? 1927 में। कब हुआ था जी? 1927 में। यानी कि साइमन कमीशन का जो निर्माण हुआ था, ध्यान रखिएगा, कब हुआ था? 1927 में। अगर चाहेंगे इसका जो है डेट आप याद रखना तो ये भी कर सकते हैं, 8 नवंबर 1927 को। कब? 8 नवंबर 1927 को। ये बताइए, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 8 नवंबर 1927 को। डोंट राइट योर कॉपी, नहीं तो देख लिए तुरंत गिर जाएगा, समझ रहे हो ना? बंद करो, बंद करोगे कि नहीं? बंद करो, से बंद करो कॉपी। हम लिखवाएंगे, एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं। डेट लिखे हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 8 नवंबर 1927 को आया था। अब जो है, लेकिन ये भारत निर्माण, हाँ ये ध्यान रखिएगा, इतना तो आपका जो है निर्माण हो गया था। इसका क्या हुआ था? निर्माण। ये निर्माण हुआ था 8 नवंबर 1927 को। क्या हुआ? निर्माण हुआ। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि ये भारत कब आया था, तो आप क्या बताएंगे? 1928 में। 1928 में क्या हुआ था आपका? भारत आया था। 1928 में क्या हुआ? भारत आया। और यहीं पे जो है, जैसे ये भारत में प्रवेश किया, तो एक चीज है यहाँ पे कि सभी जो सदस्य थे ना, इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, और सातों के सातों क्या थे? अंग्रेज थे। अब भाई साहब, जब अंग्रेज होंगे तो भारत में आएंगे तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे भारतवासी जो जितने भी थे, लाला लाजपत राय ने जो है सबको साथ में लिया, और लेने के बाद से कहा साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। तब तक ब्रिटिश ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेना थे, उन्होंने तुरंत क्या कर दिया? लाठी चार्ज कर दिया। और जैसे ही लाठी चार्ज किया, तो लाठी चार्ज करने के वजह से लाजपत राय को जो है उनके सर के ऊपर एक लाठी क्या हो जाती है? लग जाती है। और लग जाने के बाद से उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मृत्यु हो जाती है। अच्छा, लाला लाजपत राय को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम है? बोलो उनका, बोलो किस नाम से और जानते हैं? किसी को पता है? हाँ, शेर पंजाब। क्या बोलते हैं उनको? शेर पंजाब। ठीक है, शेर पंजाब के नाम से उनको जाना जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना। ठीक है।
तो लाठियों के प्रहार से, किसके? लाठियों के प्रहार से, लाठियों के प्रहार से किनकी मृत्यु हुई थी? हाँ, लाला लाजपत। क्या? मजाक नहीं, मजाक नहीं, मजाक नहीं। देखिए सुनिए, सही बात है। अगर यदि यही हुआ था, अब ये जो है कासमापुर में आप सुनी होंगी कि झगड़ा हुआ था एक टाइम पे, 3-4 लोग भाई थे, ठीक है, वो भी अकेला था, तो झगड़ा किए थे आपस में। अचानक सर के ऊपर जाकर एक लाठी जो उसको लग गया ना, तुरंत बेचारा मर गया वो। हाँ जी, तुमको क्या लगता है? यहाँ पे जो है हम कहे हैं ना कि आपका ये मस्तिष्क छोड़कर कहीं पे चोट लगे वो चल जाएगा, टूट जाए वो फिर जुट जाएगा, लेकिन जहाँ यहाँ पे कुछ हुआ ना, मस्तिष्क में थोड़ी सी भी हड्डियाँ इधर उधर का हुई, बस वो कभी हाँ, वो कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। आप दवाई पे चलोगे और दवाई छोड़ दोगे फिर वही स्टार्ट हो जाएगा। ब्रेन जिसका डैमेज होता है ना, वो कभी भी सुधरता नहीं है। और देखना, जिंदगी भर जब तक रहेगा तब तक उसकी दवाइयाँ चलती रहेगी। ब्रेन डैमेज रहता है, नस जो है ब्रेन की थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है, तो वो कभी भी सही नहीं हो पाती है। कितना भी आप प्रयास कर लीजिए, कभी सही होगा ही नहीं। इसलिए तो कहा जाता है कि सावधानी बरतिए। अभी मत कहिए कि सर पैदल जा रहे तो हेलमेट भी लगा के जाए। समझ रहे हो ना? वो तो ये ठीक है, लेकिन सेफ रहिए, पैदल जाइए, बीच में मत जाइए, एकदम अपने साइड से जाइए, ठीक है। अब कोई जब भाई साहब अब कोई पी के आता तो उसकी बातें कुछ है, ठीक है, वो कब क्या करेगा उसका कोई भरोसा नहीं है। एक तो वो भी जाएगा और दूसरे हम लोग को भी लेकर जाता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो लाठियों के प्रहार से इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब होता है 1919 का पूरा अधिनियम खत्म। क्या हो जाता है जी? खत्म हो जाता है। अब इसी चीज को थोड़ा सा हमें लिखना है, तो चलिए लिख लीजिए। इसी चीज को लिखिए, लिखिए साइमन कमीशन। इसी को श्वेत कमीशन भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? श्वेत कमीशन। श्वेत कमीशन हेडिंग दे लीजिए। और लिखिएगा, थोड़ा सा इसमें लिखवाते हैं, लिखिए 8 नवंबर, यहाँ पे लिखिएगा गठन, यहाँ पे लिखिए गठन, और गठन में लिखिएगा 8 नवंबर 1927, ठीक है। 8 नवंबर 1927 लिखिए आगे। 8 नवंबर 1927 को भारत सचिव बर्किनहेड, भारत सचिव बर्किनहेड, ठीक है, बर्किनहेड, भारत सचिव बर्किनहेड द्वारा, सदस्य लिखिए, सदस्य अंग्रेज, सदस्य लिखिएगा अंग्रेज। सातों क्या थे? अंग्रेज थे। 7 सदस्य थे इसमें, सातों के सातों अंग्रेज थे, ठीक है। सातों के सातों क्या थे? अंग्रेज थे। इसके अध्यक्ष लिख लीजिए जॉन साइमन, अध्यक्ष जॉन साइमन। इसके जो अध्यक्ष थे इनका नाम क्या है? जॉन साइमन। उसके बाद से लिखिएगा भारत पहुंचा, भारत पहुंचा, आगे डैश करके लिखिएगा। 3 फरवरी 1928 को बम्बई में, 3 फरवरी 1928 को बम्बई में, 3 फरवरी 1928 को बम्बई में।
अब उसके बाद से ये लिख लीजिएगा, लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय और क्या, लाठियों का प्रहार, एक लाठी मारा गया। लाठियों के प्रहार से, अरे बकलो लो लिखो नहीं तो मारेंगे ढेर नोटंकी मत करो, लिखो यहाँ पे। लगता है कि एग्जाम में यही पूछेगा, बोल रही है इसे। लाठियों के प्रहार से इनकी मृत्यु हो गई। हाँ, इसको भी लिख लीजिएगा। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, शेर ए पंजाब लिख लीजिएगा, इनका उपनाम है, ठीक है। हाँ, शेर ए पंजाब ए पगली, शेर ए पंजाब, शेर ए पंजाब, शेर ए पंजाब, ठीक है, शेर ए पंजाब। क्योंकि साइमन गो बैक का नारा इन्होंने लगाया था ना। हाँ, अंग्रेजों बहुत कहा था सबसे ज्यादा इसलिए इनको ही मार देंगे, मर जाएगा तो कोई नहीं जाएगा। ठीक है। अब लास्ट अधिनियम आएगा, वो है आपका 1935 का अधिनियम। किसका अधिनियम? 1935 का एक्ट। संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है तो 1935 का ही पड़ता है। किसका पड़ता है? 1935 का है, ठीक है। इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, छोटा संविधान। क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कितने अनुच्छेद 1935 का थोड़ा बहुत परिवर्तित। अच्छा, पढ़ाएंगे 1935 का भी अधिनियम में कुछ बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। हो गया ना, चलिए मिटा दे। देखिएगा 1935 की बात करेंगे। अब आपको केवल सुनना है, लिखना नहीं है। 1935 का अधिनियम, संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव। सबसे पहला पॉइंट बात करें तो इस पर जो है संविधान का सर्वाधिक प्रभाव। देखिए संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव जो है आपका किसका है? 1935 का अधिनियम का है, ठीक है। किसका है? 1935 का है। इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसको क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, छोटा संविधान। इसका मतलब क्या होता है? छोटा संविधान, ठीक है। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो सर्वाधिक संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? तो क्या बताएंगे? 1935 का अधिनियम, ठीक है। अब जो है प्रांत में द्वैध शासन किसमें था? प्रांत में द्वैध शासन किसमें था? प्रांत में द्वैध शासन की व्यवस्था किसमें की गई थी? 1919 के एक्ट में। प्रांत में जो द्वैध शासन था, प्रांत में द्वैध शासन, प्रांत में जो द्वैध शासन था 1919 के तहत। और 1919 का मतलब वनटेंगू चेम्सफोर्ड वाला है आपका, ठीक है। इसके तहत जो है प्रांत में द्वैध शासन था। अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। अब यहाँ पे प्रांत था, अब यहाँ पे कर दिया आपका केंद्र। क्या कर दिया? केंद्र। तो ध्यान रखिएगा, केंद्र में जो द्वैध शासन है ना, केंद्र में द्वैध शासन है, वो किस अधिनियम के तहत है? 1935 के अधिनियम के तहत। किसके तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। हाँ, ठीक है ना, क्लियर है ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यानी प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत 1919, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत 1935। ये बड़ा कंफ्यूज होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है आपको, ठीक है ना। ये प्रांत में है और ये क्या है? केंद्र में है। उसके बाद से अगला नंबर प्रांतीय स्वायत्तता। यहाँ पे क्या आएगा? स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब क्या होता है? खुद से। स्वायत्तता का मतलब होता है कि संप्रभु, नाम सुने हैं? संप्रभु का मतलब क्या होता है? कोई बताया आपने? ऐसे एग्जाम्पल में बताओ ना, संप्रभु का मतलब क्या होता है? स्वायत्तता का मतलब संप्रभु, और संप्रभु क्या होता है जी? आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र। हाँ, अरे अपने पर निर्भर होना। दूसरा कोई निर्णय नहीं लेगा, कुछ भी करेंगे तो
हमारी मर्जी, हम अपने घर में कुछ भी करें, तुमको उससे क्या लेना देना। हम अपना खुद का फैसला हम खुद कर सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कि नहीं हमको पढ़ना है, तुम कहो कि नहीं तुम्हें नहीं पढ़ना है, तो होगा। अगर वो कह दे कि नहीं तुमको नहीं पढ़ना है तो तुम नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे इसका मतलब तुम संप्रभु नहीं हो। अब ध्यान रखना ध्यान रखना, आप लोग जो है कोई कुछ भी कहे, हमारा जो कर्तव्य बनता है वो तो करेंगे, गलत चीज़ें होगा उसको नहीं करेंगे, गलत चीज़ों के प्रति हम जाएंगे ही नहीं। रहने दे क्या, रहने दे, हाँ इतना ही रहने दे, तभी बहुत सारा चीज़ है 1935 का नियम बहुत सारा है, ठीक है कल बताएंगे। देखिए हो लिख रही है महारानी, मत लिखिए। ये जो है यार ये लोग देखते नहीं है, जो है ऑनलाइन वाले हैं जल्दी देखते ही नहीं है, इनको देख कर सब्सक्राइब कर देना चाहिए चैनल को और शेयर और कर देना चाहिए। इनकी मदद होती थोड़ी सी, हमारी भी मदद होती। चलिए जो भी है ऑनलाइन वाले सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लेना भाई साहब।